नमस्कार विद्यार्थियों। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अपनी लास्ट क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसमें हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान विशाल व व्यापक संविधान है। अर्थात जो भारत का संविधान है वह विशाल है, वह व्यापक संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। कितने? 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। जब भारत का संविधान बना तब मूल अनुसूचियां, जब भारत का संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 4 और अनुसूचियां जोड़ दी गई है। अर्थात वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि जब संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी। जब भारत का संविधान बना 1949 में तब 8 अनुसूचियां थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि संविधान बनने के बाद कुल कितनी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो बाद में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4। यह तो हो गया विशाल और व्यापक, क्योंकि इतने अनुच्छेद और इतने भाग शायद ही किसी देश में होंगे। जैसे सबसे कम अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। अर्थात विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। और इसी प्रकार विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। तो ये सारे अनुच्छेद जो विभिन्न देशों के हैं, इनमें सबसे ज्यादा भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विशाल व व्यापक संविधान है, क्योंकि बाकी देशों में इतने अनुच्छेद नहीं है जितने कि भारत में।
अगली विशेषता भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, अर्थात भारत के संविधान सभा में चुने गए प्रांतों के प्रतिनिधि द्वारा भारत का संविधान लिखा गया और इसी वजह से भारतीय लोगों द्वारा लिखा गया, इसीलिए ये लिखित संविधान है, न कि ब्रिटेन के लोगों द्वारा लिखा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है और विश्व का पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में सबसे पहले कौन से देश के संविधान को लिखा गया, अर्थात अमेरिका के संविधान को लिखा गया। और अलिखित संविधान कौन से देश का है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अलिखित संविधान कौन से देश का है? तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। और इसी प्रकार भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। और अगली विशेषता मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ये भारत के संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक, भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। कुल 6 मूल अधिकार है। इसके बाद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मूल अधिकार कौन से देश से प्रभावित है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से प्रभावित है। तो मूल अधिकार हम अमेरिका से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में लिखा गया है। पूछा जा सकता है मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया या प्रभावित है, तो मूल अधिकार अमेरिका से प्रभावित है। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से प्रभावित है, जो आयरलैंड से प्रभावित है। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से प्रभावित है, तो कौन से देश से प्रभावित है? आयरलैंड से। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा किसने कहा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन ने क्या कहा? इसको राज्य की आत्मा कहा। ये हो गए कुछ विशेषताएं। अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। इसमें मूल कर्तव्य जो
4A में अनुच्छेद 51A, जब भारत का संविधान बना तब मूल कर्तव्य उस समय जोड़े नहीं गए, ये बाद में जोड़े गए। अर्थात इंदिरा गांधी सरकार के समय स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 को मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो भारत के संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इस समय कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 86वां संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अर्थात जब भारत का संविधान बना तब मूल कर्तव्य नहीं थे। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए, लेकिन अटल बिहारी सरकार द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। और जब संविधान बना तब एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। क्वेश्चन बन सकता है कि 1976 में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11। जब संविधान बना तब मूल कर्तव्य कितने थे? तो एक भी नहीं। इसके बाद में है अगली विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। अर्थात भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। इसी प्रकार अमेरिका में सर्वोच्च न्यायपालिका है। भारत में सर्वोच्च संविधान को माना गया है, जबकि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायपालिका को माना गया है। इसके बाद में है वयस्क मताधिकार। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। जब भारत का संविधान बना तब भारत के लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया। वोट करने का अधिकार स्त्री पुरुष सभी को दिया गया है। जब भारत का संविधान बना तब वोट करने का या मत करने का अधिकार दिया गया। उस समय न्यूनतम आयु, वोट करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। जब भारत का संविधान बना तब सभी को वोट या मत करने का अधिकार दिया गया। उस समय मत करने की या वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। लेकिन राजीव गांधी सरकार द्वारा 61वां संविधान
संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात वयस्क मताधिकार में जब संविधान बना तब न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वोट करने का अधिकार 18 वर्ष, क्योंकि 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में किया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस समय राजीव गांधी सरकार थी और अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। वोट देने का अधिकार किसे नहीं है? भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार किन किन लोगों को वंचित या रोका गया है? तो पागल व्यक्ति, भारत का निवासी नहीं हो, उन व्यक्ति को वोट करने का अधिकार नहीं है। पागल व्यक्ति को और जो भारत का निवासी नहीं हो, अर्थात भारत का निवासी नहीं हो, इनको, और भ्रष्ट अपराध से, इन सभी से घृणित व्यक्ति को वोट करने के अधिकार से वंचित रखा गया है। वयस्क मताधिकार वर्तमान में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वर्तमान में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान ने भारतीय शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली माना। भारतीय शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली माना गया। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है। पहली केंद्र की दूसरी राज्य। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है, पहली केंद्र की, दूसरी राज्य की। क्योंकि अमेरिका के शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली, वहाँ केंद्र की नागरिकता और राज्य की नागरिकता दोनों की अलग अलग नागरिकता होगी। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में सिर्फ केंद्र की या भारत की नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। ये क्यों किया गया है? भारत की एकता बनाए रखने या अखंडता बनाए रखने के लिए भारत के संविधान सभा में, जब संविधान सभा में एकल नागरिकता का प्रावधान रखा, तब भारत को एकल नागरिकता के लिए, एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। अर्थात भारत का कोई व्यक्ति भारत का ही हो सकता है, अन्य देश का नहीं या अन्य राज्य का नहीं। जबकि अमेरिका में पहले केंद्र का होता है, फिर राज्य का भी नागरिकता, अर्थात दोहरी, वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसी प्रकार भारतीय संविधान
कठोर व लचीलापन का मिश्रण। भारतीय संविधान में कठोर व लचीलापन का मिश्रण किया गया, अर्थात भारत का संविधान ना कठोर है ना इतना लचीला है, इन दोनों का मिश्रण किया गया है। जैसे अमेरिका का संविधान कठोर है और ब्रिटेन का संविधान लचीला है, लेकिन भारत का न कठोर है न लचीला है। इन दोनों का मिश्रण किया गया है, क्योंकि कठोर उसे कहा जाता है जहां पर संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो। जिस संविधान को संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो उसको कठोर संविधान कहा जाता है। अर्थात अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए अमेरिका में 2 सदन होते हैं, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। अमेरिका के सदन 2 होते हैं, एक होता है प्रतिनिधि और दूसरा होता है सीनेट। प्रतिनिधि और सीनेट, जब कोई अमेरिका में कोई संशोधन करना हो तो हर सदन में कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका का संविधान कठोर है। इसके बाद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के बाद इनको अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से गुजरने के बाद इनके 3/4 राज्य अर्थात 37 राज्यों में अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, तो इन 37 राज्यों में 2/3 से बहुमत को पास कराना होता है, तभी अमेरिका के संविधान में संशोधन माना जाता है। इसीलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अमेरिका में सदन 2 होते हैं, एक प्रतिनिधि सभा दूसरा सीनेट। जब अमेरिका के संविधान में संशोधन करना होता है तो पहले प्रतिनिधि सभा में 2/3 बहुमत से पास करना होता है, फिर उसी को सीनेट में 2/3 बहुमत से पास करना होता है। इसके बाद वहाँ के 37 राज्यों में अमेरिका के 37 राज्यों में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वो कानून बन जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति का साइन आवश्यक नहीं है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति का साइन आवश्यक नहीं है। जब
प्रतिनिधि सभा, सीनेट और 37 राज्यों में 2/3 बहुमत मिल जाता है तो अमेरिका के संविधान में वो कानून बन जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। इसीलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा गया है। इसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा गया है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया क्योंकि वहां पर साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में संशोधन करना कठोर है, क्योंकि वहां संशोधन करने के लिए प्रक्रिया कठिन है। इसी प्रकार भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कठोर व लचीलापन का मिश्रण है, क्योंकि कुछ भारत के संविधान में संशोधन होने के लिए 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है। भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों का समर्थन। भारत में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार का बहुमत आवश्यक है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। इसमें साधारण बहुमत से 50% + 1 जितनी लोग इसमें भाग लेते हैं उसका आधे से ज्यादा सदस्यों का बहुमत और राष्ट्रपति के साइन द्वारा कानून बन जाता है। विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए और इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तब वो कानून या एक्ट बन जाता है। सेम वैसा ही विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, इसमें भी लोकसभा में 2/3 बहुमत और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत। इन बहुमत के बाद आधे राज्यों में 14 राज्यों में बिल पारित किया जाता है। जब 14 राज्यों में बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति साइन करने के बाद वो एक्ट या कानून बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में कोई कानून बनाने के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान को कठोर व लचीलापन का मिश्रण कहा गया है। भारतीय संविधान को कठोर व लचीलापन का मिश्रण कहा गया है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र व निष्पक्ष रखा गया है।
भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र व निष्पक्ष रखा गया है, क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान की रक्षा करती है और न्यायपालिका ही संविधान की रक्षा करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान की रक्षा करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के पहले पेपर अपने तो इसमें पूछा जा सकता है कि संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? किसे माना गया है? न्यायपालिका। संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षक किसे माना गया है? तो न्यायपालिका को इसका संरक्षक माना गया है। अगली विशेषता है, अपनी अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक होती है संसदीय, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और इसकी अवधि निश्चित होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, इसी प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख मंत्री परिषद को माना जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख मंत्री परिषद को माना जाता है, जबकि नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक अध्यक्ष मंत्री परिषद को माना गया है और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।